नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्यन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। कैसा रहा प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। चर्चा करेंगे कि कैसे पीएफआई के ऊपर एक बार फिर से छापेमारी की, क्या मिली है बड़ी जानकारी। होगी बात कांग्रेस के आपसी संकट की भी, इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हुए शामिल, दी श्रद्धांजलि। पीएम ने आबे को भारत जापान मैत्री में हमेशा विश्वास रखने वाला महान नेता बताया। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ की द्विपक्षीय बैठक। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए किया सार्थक विचार विमर्श। देश में रोजगार के अवसरों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। पिछले एक वर्ष में 9 चुनिंदा सेक्टरों में बढ़ा 10 लाख रोजगार। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के चौथे दौर पर रिपोर्ट जारी। अर्थव्यवस्था के चुनिंदा क्षेत्रों में बढ़ रहा है रोजगार। अनुमानित रोजगार तीसरी तिमाही के 3.14 करोड़ से बढ़कर चौथी तिमाही में 3.18 करोड़ हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का किया उद्घाटन। दक्षिण क्षेत्र के जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का भी शिलान्यास किया। एचएएल के रक्षा संबंधी उपकरणों के निर्माण को देश के लिए बताया बहुमूल्य। राष्ट्रपति सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भी हुई शामिल। संदिग्ध और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में देश की सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर फिर की छापेमारी। 8 राज्यों में संगठन से जुड़े संदिग्ध लोगों को लिया गया हिरासत में। एजेंसियों ने कहा, कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में मिले देश विरोधी दस्तावेज। राज्य सरकारों ने भी की कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 182 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 52,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। राज्य में चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा करने पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, राजनीतिक दलों को आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को उतारने पर बतानी होगी अपनी बाध्यता कि उन्हें ऐसा उम्मीदवार क्यों चुनना पड़ा। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अदालत ने उद्धव ठाकरे के असली शिवसेना तय करने पर चुनाव आयोग की कार्रवाई को लेकर रोक लगाने से किया इनकार। असली शिवसेना को लेकर शिंदे और उद्धव गुट में तनाव बरकरार। पाकिस्तान में सिख युवती के साथ हुए अमानवीय व्यवहार के मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। पाकिस्तान से वहां अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों, विशेषकर उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने का किया आह्वान। गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा आशा पारेख को साल 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। 30 सितंबर को आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान दिया जाएगा सम्मान। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के फैसले को गर्व का विषय बताया। आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां, खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार आयोजन में शिरकत की है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में आबे के साथ रिश्तों को याद कर एक अपूरणीय क्षति करार दिया। उन्होंने दिवंगत आबे की पत्नी से भी मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार का आयोजन। दुनिया के 48 देशों के राष्ट्र प्रमुख, प्रतिनिधि और नेता शोक संवेदना जताने और आखिरी विदाई देने टोक्यो पहुंचे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भारत की ओर से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के लिए शोक व्यक्त किया। जापान आने के बाद मैं अपने आप को ज्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूं।
क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब अभय शांत से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने के नौबत आएगी। टोक्यो के बुडोकॉन में इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिंजो आबे की 8 जुलाई को जापान में ही एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत के साथ सहज लगाव और वैश्विक बहुउद्देशीय मंचों पर साझेदारी जग जाहिर था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे का आपसी विश्वास भी एक राजनयिक कूटनीतिक रिश्तों से आगे था। दोनों नेताओं की आपसी समझ साझेदारी की वजह से ही दोनों देशों के रिश्ते 2+2 तक पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी चाहे जापान दौरे पर गए हों या फिर शिंजो आबे भारत के दौरे पर आए हों, दोनों ही प्रधानमंत्रियों के बीच जो सहजता, विश्वास और आत्मीयता दिखी, उसका असर भारत जापान के रिश्तों पर भी दिखाई दिया। दोनों देशों के बीच जारी रणनीतिक, आर्थिक और वैश्विक साझेदारी के साथ ही सांस्कृतिक रिश्तों को भी नए आयाम मिले। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने जहां राजकीय अंतिम संस्कार में शिरकत की, तो वहीं उन्होंने दिवंगत जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी आकी आबे से भी मुलाकात कर शोक जताया। जापान से अरुण शर्मा और रवि धीमान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा से टोक्यो में मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने में जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के योगदान को याद किया। दोनों नेताओं ने रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में काम करते रहने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया है। इस दौरान कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों नेताओं ने विचार विमर्श किया। जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष फुमियो किशिदा से द्विपक्षीय मुलाकात की। टोक्यो में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान भारत जापान रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने में दिवंगत शिंजो आबे के योगदान को याद किया गया। पीएम मोदी और पीएम किशिदा ने दिवंगत शिंजो आबे द्वारा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत और व्यापक करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते रहने की बात कही। इस अवसर पर पीएम मोदी ने भारत जापान साझेदारी को मजबूत करने और एक मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के नजरिए को आगे बढ़ाने में जापान के पूर्व पीएम दिवंगत शिंजो आबे के योगदान को याद किया। भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबे शान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है। भारत एक प्रकार से आबे शान को मिस कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने दिवंगत शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जापान आने पर पीएम मोदी का आभार जताया। जापानी प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि वो भारत जापान रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में सहयोग करते रहेंगे। स्वर्गीय आबे शिंजो के राजकीय शोक सभा के लिए आने पर धन्यवाद। इसके अलावा पूरे भारत में एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक रखे जाने पर भी धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी, आपने पूर्व प्रधानमंत्री आबे के साथ जापान भारत संबंध को नए स्तर तक पहुंचाया। ऐसे राजनयिक उपलब्धियों को और आगे बढ़ाते हुए मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत को साकार करने के लिए मैं आपके साथ निकट सहयोग करता रहूंगा। वार्ता के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूहों और संस्थानों में
मिलकर काम करते रहने की बात भी कही। टोक्यो में रवि धीमान और अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। टोक्यो में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत उपयोगी रही। हम विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई है टोक्यो में, और प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी। उन्होंने इस मुलाकात को सार्थक बताया और कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने आपसी हितों को लेकर आगे भी काम करते रहेंगे और करीबी से काम करते रहेंगे। और वो करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। करीब सप्ताह भर पहले पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई के बाद आज फिर से पीएफआई पर 8 राज्यों में छापेमारी हुई है। राज्य पुलिस की इस कार्रवाई में करीब 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। टेरर फंडिंग और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की सूचना के बाद से पीएफआई लगातार सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर बनी हुई है। 22 सितंबर को 15 राज्यों में करीब 100 जगहों पर एनआईए और ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर जो छापेमारी की थी, उसके बाद मंगलवार को फिर से 8 राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। पहले की कार्रवाई में ईडी और एनआईए को जानकारी मिली थी कि उसकी खुफिया सूचना केंद्रीय एजेंसियों ने राज्यों के साथ साझा की थी और उसी के आधार पर 8 राज्यों में करीब 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और असम में राज्य पुलिस, एटीएस और एसटीएफ की छापेमारी के बाद कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई पर लंबे समय से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने और देश का माहौल खराब करने को लेकर आरोप लगते रहे हैं। मंगलवार को हुई छापेमारी में भी तमाम ऐसे दस्तावेज मिले हैं और कई देश विरोधी सबूत भी मिले हैं। पीएफआई एवं उसके अनुसांगिक संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर कारित की गई हिंसा एवं उक्त संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के जनपदीय पुलिस, एसटीएफ तथा एटीएस के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं उसके सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं। अलग अलग जिलों में वो हमारे एसपी और कमिश्नर्स के नेतृत्व में जो है वो पीएफआई और एसडीपीआई के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो ऑफिस बियरर्स हैं, उनको जो है हमने कस्टडी में लिया है। यहाँ पे समाज में एक अशांति फैलाने का इन्होंने पीछे भी प्रयास किया है और अभी भी इस तरह के जो प्रक्रिया है, उस तरह की घटनाएं हैं, उसमें ये संलिप्त रहे हैं। These raids are wherever by NIA in JK, NIA outside the state. All these raids are based on specific inputs. They are part of our investigations. So therefore, any ill-founded sort of reaction to any of these actions is not desirable. 8 राज्यों के कई जिलों में छापेमारी की कार्रवाई हुई है, जिसमें पीएफआई के संगठन से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो कई अन्य लोगों को उनकी संदिग्ध गतिविधियों के चलते पूछताछ की जा रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया नगर जैसे इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि स्थिति बिगड़ने न पाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पीएफआई जो संस्था है उसके विरुद्ध जो संदेहजनक हम लोगों को जानकारियां आई हैं, आप लोगों के अखबार और मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे इनपुट मिले होंगे जिसके आधार पर एनआईए जांच कर रही है और जांच के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ छापेमारी हुई है, कुछ लोगों को रिमांड पर लिया गया था, उनसे भी जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर भी जो विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई है वो हो रही है। जिन राज्यों में मंगलवार को ये कार्रवाई हुई है, उनकी सरकारों का दावा है कि उनके यहाँ देश के खिलाफ किसी भी साजिश को नाकाम किया जाएगा। Today in Assam we have picked up 24 PFI people, but this operation will be intensified. जो भी चीजें यहाँ पर हो रही है वो सारी नियम के अनुसार, कायदे के अनुसार हो रही है। जो सरकार के पास पिछले 2-3-5 सालों से लगातार इसकी तफ्तीश चल रही है, उसमें जिस प्रकार के एविडेंस आए, उन एविडेंस के आधार पर यह कार्रवाई चल रही है। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है
लोग सर्विलांस पे हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। जो पिछले सप्ताह में 3 इंदौर 1 उज्जैन के पकड़े गए थे, उन्हीं से पूछताछ में ये लिंक मिली थी। 22 सितंबर को एनआईए और ईडी की छापेमारी में जिन 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई है। जानकार पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठनों के खिलाफ इसे निर्णायक कार्रवाई बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो पीएफआई को लेकर लगातार कई प्रकार के सवाल उठते रहे हैं। क्या कुछ है पीएफआई और किस प्रकार का यह संगठन है? आइए तथ्यों के आधार पर कुछ जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं कि आखिर क्यों लगातार सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पे पीएफआई लगातार बना हुआ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एक अपने आप में एक इस्लामिक संगठन अपने आप को बताता और किस तरीके से वो लगातार काम करता, उसकी गतिविधियां कहीं ना कहीं संदिग्ध है। 2006 में इसकी स्थापना नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के तौर पर के उत्तराधिकारी के तौर पर हुई, तो उसके बाद तमाम अन्य संगठन इसके साथ में जुड़ते गए और एसडीपीआई जो है इसके राजनीतिक संगठन शाखा है, यानी कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए एसडीपीआई एक तरीके से पीएफआई के लिए काम करती नजर आती है। पीएफआई और एसडीपीआई की गतिविधियां केंद्रीय एजेंसियों के लिए लंबे समय से कहीं ना कहीं चिंता का सबब रही, इसलिए वो केंद्रीय एजेंसियों के रडार पे भी रही हैं। तमाम कोशिशें होती है कि आखिर ये किस प्रकार गतिविधियां कर रहे हैं, इसको जाना जाए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को भी बताया है कि पीएफआई को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया पर भी काम चल रहा है। हालांकि वो एक लंबी प्रक्रिया होती है और उसके अनुपालन को लेकर तमाम जानकारियां जुटाना, उस प्रकार की प्रक्रिया भी चल रही है। केंद्र सरकार ने यह बात सुप्रीम कोर्ट को बताई हुई है। इसके अलावा किस तरीके की, अगर हम बात करें कि पीएफआई के अलावा कहां पे इसके आरोप क्या क्या लगे हैं बड़े, उसका अगर हम जिक्र करें तो कई राज्यों में दंगा कराने और देश में माहौल बिगाड़ने को लेकर पीएफआई पे लंबे समय से आरोप लगते रहे और कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा सीएए एनआरसी के खिलाफ जब प्रदर्शन हो रहे थे तो उसको फंडिंग करने का काम को लेकर पीएफआई लगातार सवालों के घेरे में थी। करोड़ों रुपया उसके पास आया था जिसको उसने दंगा कराने या कहा जाए उसके विरोध प्रदर्शन को फंडिंग करने के तौर पर भी इस्तेमाल किया था। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में दंगा कराने को या भड़काने को लेकर भी पीएफआई सवालों के घेरे में रहा है और ये अपने आप में लव जिहाद के मामले को लेकर भी पीएफआई किस प्रकार से काम करता है, इसको लेकर भी एनआईए के रडार पे पीएफआई बना हुआ है। तो अपने आप में देश और समाज में माहौल को बिगाड़ने को लेकर 2047 को लेकर भी एक पीएफआई का मिशन का खुलासा हुआ था, जब बीते समय बिहार में एक तरीके से जब रेड हुई थी उसके बाद में जानकारी निकली थी 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कहीं ना कहीं पर्चे या कागज या इस प्रकार का जो लेख थे वो वहां पे मिले हैं। उससे ये पता लगता है कि किस प्रकार के मिशन पर पीएफआई काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सिमी की विचारधारा से प्रभावित है क्योंकि सिमी प्रतिबंधित हो चुका है। उसके बाद में यह कहा जाता है आमतौर पर कि सिमी से जुड़े हुए तमाम लोग अब एक तरीके से पीएफआई या उसकी जो राजनीतिक शाखा है उसके साथ में जुड़ गए, यानी विचारधारा वही है मूल एक तरीके से। किन वारदातों में पीएफआई का नाम सबसे ज्यादा आया? तो दिल्ली दंगों में पीएफआई का नाम आया था। याद कीजिए सीए और एनआरसी के मौके पे जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे किस प्रकार से दिल्ली में दंगों की स्थिति बन गई थी। यूपी के कई शहरों में दंगे हुए थे, कानपुर की बात कीजिए, लखनऊ की बात कीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, कई जगहों पे इस प्रकार के दंगे भड़काने को लेकर भी पीएफआई ने फंडिंग की थी और लोगों को उकसाने का काम किया था। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले को लेकर भी जिन लोगों पे उन्होंने इस काम को किया था वो पीएफआई से जुड़े हुए थे, इस बात की जानकारी भी बाहर निकल के आई। साथ ही साथ कर्नाटक में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर भी पीएफआई सीधे तौर पर इन्वॉल्व नजर आई थी, उसका हाथ साफ तौर पर आगे निकल के आया था पूरी जांच में लेकर। तो इस प्रकार की तमाम गतिविधियों का जिक्र है। साथ ही साथ केरल को लेकर भी पीएफआई बहुत सक्रिय रहा है और हिजाब मामले में भी पीएफआई का हाथ सामने आया है और अपने आप में इस हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो हिजाब मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ा था, पीएफआई उसके पीछे खड़ा नजर आया था। कर्नाटक के उत्तरी कन्नौज में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने का भी आरोप पीएफआई पे है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर, यानी कि आप आतंकी ट्रेन कर रहे हैं, इस प्रकार का भी आरोप, आप देश की सीमाओं में है ऐसा कर रहे हैं, इस प्रकार का आरोप लगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी पीएफआई लगातार सवालों के घेरे में है। इसके साथ अगर बात की जाए केरल में 2014 में राज्य सरकार ने हलफनामा वहां की हाईकोर्ट में दिया था, कहा था कि 27 राजनीतिक हत्याओं में पीएफआई की भागीदारी है, जिम्मेदार है। ये अपने आप पे केरल की सरकार ने हाईकोर्ट में वहां पे हलफनामे में कहा था। साथ ही साथ कहा था 106 सांप्रदायिक घटनाओं में भी पीएफआई का हाथ, यानी कि केरल की राज्य सरकार ने वहां की हाईकोर्ट में हलफनामे में इस बात को स्वीकारा था, जो ये बताता है किस प्रकार से पीएफआई लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है और किस तरीके से इसकी संलिप्तता इस तरीके से बनी है कि जो इसके से जुड़े संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनको लगातार केंद्रीय एजेंसियां हो या राज्य पुलिस हो वो गिरफ्तार कर रही हैं, जानकारी जुटा रही हैं। इस मसले पर बुलेटिन के अगले हिस्से में हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
3 साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नव निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के चौथे दौर की रिपोर्ट जारी की है। चौथी तिमाही की रिपोर्ट जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार में बढ़ोतरी के रुझान दिख रहे हैं। अनुमानित रोजगार तीसरी तिमाही में 3.14 करोड़ से बढ़कर चौथी तिमाही में 3.18 करोड़ हो गया है। यहाँ इस बात का जिक्र करना महत्वपूर्ण है कि छठी आर्थिक गणना के सामूहिक रूप से लिए गए 9 चुने हुए क्षेत्रों में कुल रोजगार 2.37 करोड़ दर्ज किए गए हैं। वित्तीय सेवाओं में स्वरोजगार में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। एग्रीकल्चर के अतिरिक्त 9 क्षेत्र हैं, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग है, IT है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रेड है, हॉस्पिटैलिटी है। इन सब क्षेत्रों में डिमांड कितनी बड़ी है। और ये सर्वे इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे है जो संस्थागत रूप से 10 और उससे ज्यादा जहां पर एम्प्लॉय है। सो ये अर्थव्यवस्था के एक भाग का सर्वे है और उसका ट्रेंड ये दर्शाता है कि इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे में भी रोजगार में वृद्धि हो रही है। और अब बात कांग्रेस की करते हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस में नए अध्यक्ष की तलाश क्या शुरू हुई? कांग्रेस की आपसी लड़ाई एक बार फिर से सतह पर दिखाई पड़ने लगी है। कांग्रेस प्रमुख जिन अशोक गहलोत को कांग्रेस की कमान सौंपने की तैयारी कर रहे थे, उन्हीं गहलोत ने कांग्रेस के सामने वो मुश्किल खड़ी कर दी है कि अब कांग्रेस खुद धर्म संकट में पड़ती नजर आ रही है, तो राजस्थान में कुर्सी की लड़ाई भी अब दिल्ली आ पहुंची है। क्या है कांग्रेस की आज दिन भर की आपसी खींचतान का अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान की सियासत में जो कुछ भी घट रहा है उसने जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी है। जहां एक तरफ अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राज्य में किसी अन्य की ताजपोशी की कवायद चल रही थी, वहीं पूरे घटनाक्रम ने सभी को हैरान कर दिया। राजनीतिक जानकारों की माने तो अशोक गहलोत के दाव ने जहां उन्हें संभावित कांग्रेस अध्यक्ष पद से दूर कर दिया है, वहीं राज्य में उनके मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर के भी सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं। स्थिति यह है कि राज्य में कांग्रेस के भीतर कई खेमे बन चुके हैं। अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर लीडर है, उनका नॉमिनेशन होगा नहीं होगा ये फैसला हमारी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी ये आपस में करेंगे। ये डिसिप्लिनरी एक्शन का वक्त नहीं है।
बहुत छोटा मामला है। डिसिप्लिनरी एक्शन तो उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए था जो मानेसर गए थे, उनके खिलाफ आपने नहीं किया। गहलोत साहब तो नो डाउट सर्वमान्य नेता हैं। जब सरकार गिराने की कोशिश हुई थी तब उनके नेतृत्व में कैंप किया, सोनिया गांधी जी के आह्वान पर, और पूरा कांग्रेस नेतृत्व ने मदद की, तभी सरकार बची नहीं बचती नहीं। राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट के अलावा दूसरा राजस्थान में सरकारी पीड़ नहीं कर सकती। इन लोगों ने जिन लोगों को बुलाया उनको भी छल करके बुलाया। अब वो सारे विधायक अपना बयान दे रहे हैं। हमारे कितने सीनियर मोस्ट विधायक है जो पहले मंत्री रहे 2-3 बार, उन्होंने भी कहा है कि मैं हाईकमान के साथ हूँ। राजस्थान में दिन भर सचिन पायलट के घर पर उनके खेमे के माने जाने वाले विधायकों का आना जाना लगा रहा। वहीं शाम होते होते वे दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के साथ भी मुलाकात की। उनकी मुलाकात राजस्थान गए कांग्रेस के पर्यवेक्षकों के दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ रिपोर्ट साझा किए जाने के बाद हुई है। इस बीच अशोक गहलोत के पार्टी अध्यक्ष का चुनाव न लड़ने की संभावना के बाद इस पद को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक ही होगा उस पे, और हम यहाँ पर बैठे हैं, जो कोई फॉर्म लेने आएगा उनको हम देंगे। सर अभी तक कितने फॉर्म्स हैं जिन्होंने अपने कैंडिडेट? 2 लोग लेके गए, एक शशि थरूर जी लेके गए और पवन बंसल जी ने मंगाए थे 2 फॉर्म, तो उनको दिए। जी, जिस तरीके से बात चल रही थी कि अशोक गहलोत सोमवार को अपना नॉमिनेशन करने वाले हैं, तो उसके आगे कुछ अपडेट है सर? नहीं, हमारे पास कोई अपडेट नहीं है और नहीं किसी ने हमसे संपर्क किया है। जी, तो अशोक गहलोत जी नॉमिनेशन करेंगे? मैं नहीं जानता। कांग्रेस में जारी अंतरकलह पर भाजपा स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर से कांग्रेस में गांधी परिवार के वर्चस्व पर निशाना साधा। साफ साफ दिखाई दिया जा रहा है कि स्क्रिप्ट लिखी हुई है और लिखी के अनुसार सारे कार्य कर रहे हैं। जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे उनकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है कि वो विश्वास पात्र रहेंगे। ये सब नाटक और ड्रामा ही हमें लगता है कि दिखाई देता है। इन्होंने अंतोगत्वा राहुल गांधी परिवार, ये गांधी परिवार यही इनको सबको संभालने वाला है, क्योंकि एक व्यक्ति ही चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के और वहाँ मुख्यमंत्री बनाने के खाली एक झटका देना था, और इसमें सचिन पायलट को सोचने वाली बात है वो किस कदम किस ओर पैर रखेंगे। कांग्रेस में चल रहे घटनाक्रम से पूरे देश में उसकी छवि पर विपरीत असर पड़ा है। एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो पदयात्रा कर कांग्रेस का खोया जनाधार फिर से पाने के लिए कवायद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत जैसा बड़ा नेता जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, उसके द्वारा ऐसी घटना को अंजाम देना सीधे आला कमान को चुनौती देने के समान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। उद्धव ठाकरे गुट की मांग थी कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले चुनाव आयोग पार्टी सिंबल पर सुनवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पार्टी के चुनाव चिन्ह तय करने को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर लगी रोक हटा दी है। उद्धव ठाकरे कैंप ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक की मांग की थी, लेकिन संविधान पीठ ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने असल शिवसेना होने का दावा किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश को विकास की कई सौगातें प्रदान की हैं। उन्होंने हमीरपुर जिले में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि पर्यटन की दृष्टि से हमीरपुर में काम किया जाए, जिससे यहां धार्मिक स्थलों के दर्शन करने आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो। हो, लैंडस्केपिंग हो, या कहीं पर और पत्थर वगैरह लगाने का काम हो, या फाउंटेन लगाने के काम भी हो, हम इसके और एडिशन क्या कर सकते हैं, चाहे वो शिवधाम हो या फिर कृष्ण धाम या मर्यादा पुरुषोत्तम धाम, राम धाम पर भी आप कुछ भी करना चाहें, एक उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे ताकि इनमें हम कुछ ना कुछ और ऐड करते जाएंगे। इसके अलावा अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सलूड़ी में भी कई परियोजनाओं की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि देश और राज्य में जो काम दशकों से नहीं हुआ, वो काम डबल इंजन की सरकार ने केवल 8 सालों में करके दिखाया है। 100 करोड़ रुपए की लागत से कल काम चल ही रहा है, जिससे तो पूरे क्षेत्र की भी समस्या का हल होगा। ये जो 70 वर्षों में कोई और नहीं कर पाया, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिन के दौरे पर इस समय कर्नाटक में हैं। आज उन्होंने कई विकास कार्यों की शुरुआत की तो कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया तो सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भी वो शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में दक्षिणी क्षेत्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विश्व में क्रायोजेनिक इंजन का स्वदेश में निर्माण करने वाला छठा देश बन गया है। राष्ट्रपति ने देश को आत्मनिर्भर बनाने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भूमिका की सराहना की। Indian Space Research Organization has been the pride of the nation. When this institution started operations in the 1960s, India was still a young republic facing challenges of severe poverty and illiteracy. But the potential which we held was immense. The rapid pace with which ISRO has grown caught the attention of even the most advanced and technologically developed countries. Sincere efforts and dedication of ISRO has made India emerge as only the 6th country in the world to have क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। वहीं अपने इस अहम दौरे के अन्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुईं। छात्रों को अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने शिक्षा से सामाजिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण कारक बताया। उन्होंने कहा कि देश निर्माण और देश का विकास केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। एजुकेशन इज द मोस्ट important means for social transformation. Our universities have to play the role of change agents. It is the responsibility of educational institutions to train and equip the students in such a way that they are prepared for the demands of the future. In short, the students have to be made future ready. राष्ट्रपति का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का देश में किसी भी राज्य का यह पहला दौरा है। वहीं राष्ट्रपति के इस दौरे से कर्नाटक में विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ है जो कि राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही
प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ खैबर पख्तूनख्वा में 20 अगस्त को सिख युवती के अपहरण और जबरन धर्मांतरण का मुद्दा गंभीरता से उठाया है। विदेश मंत्री ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को एक जवाब में इसकी जानकारी दी है। इसमें जयशंकर ने कहा है कि केंद्र ने भयावह और निंदनीय घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आगे कहा कि भारत ने अपेक्षा जताई है कि पाकिस्तान सरकार ईमानदारी से मामले की जांच करेगी और इस घटना में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान से वहां अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों, विशेषकर उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है। ये सिख स्कूल टीचर थी। शी वॉज किडनैप्ड फोर्सिबली एंड कन्वर्टेड टू इस्लाम आफ्टर मैरिज। खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान की स्टेट है, उसके जो सिख वहाँ रहते हैं, दे वर फीलिंग वेरी इनसिक्योर और उनको लगता था कि हमारी बेटियां और हमारी संपत्ति यहाँ सुरक्षित नहीं है। ये मैटर मैंने टेकअप किया था मानयोग विदेश मंत्री जी से, तो उन्होंने पाकिस्तान सरकार को भी इसके बारे में लिखा है और पाकिस्तान हाई कमिश्नर से भी कहा कि इसके बारे में आप हमें जवाब दीजिए कि क्या हो रहा है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। हर साल 27 सितंबर को विश्व भर में पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम टूरिज्म रीथिंकिंग यानी पर्यटन पर पुनर्विचार रखा गया है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वर्ष 2018-19 का राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। Tourism is an industry that gives spinal strength to our economy. It generates work for human resource. It allows you to enhance your skills. There is an urge to look beyond our frontiers when it comes to tourism. मुंबई में फिकी फ्रेम्स 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भारत में कुल $23 बिलियन की है, जो कि हमारी जीडीपी का 1% से भी कम है और इस आंकड़े को जल्द सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री को अगले 10 सालों में $100 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया इज अबाउट $23 बिलियन big. When the country's GDP is about 3.6 trillion, so we constitute less than 1% of the GDP of the country. And we need to improve these numbers. The way the country is growing, I think in the next 10 years we will be a $10 trillion economy, and we have to target to take media and entertainment industry to more than 1% of that, which means more than $100 billion. We should target that media and entertainment should grow to $100 billion over by 2030. और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं।
व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद अब आज की बड़ी खबर पे करते हैं चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, क्योंकि पीएफआई को लेकर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पीएफआई की टेरर फंडिंग पर कसता शिकंजा, ये आज का हमारा विशेष। और इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। SP वैद्य जी, जो कि पूर्व DGP रहे हैं जम्मू कश्मीर के। सर, बहुत स्वागत है हमारे लिए समय निकालने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही कि पीएफआई या पीएफआई जैसे जो संगठन है, जो अपने आप को सामाजिक संगठन के तौर पे एक तरीके से समाज में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, कितनी बड़ी चुनौती है हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए? देखिए, जो सामाजिक मुखौटा दिखाते हैं, ये एक मुखौटा बनाया, एक एलिवाई बनाया हुआ इन्होंने, और इनकी असली नीयत इनके कारनामों से दिखती है। जो संगठन प्रधानमंत्री को मारना चाहता है, जो संगठन भारत को 2047 तक इस्लामिक देश बनाना चाहता है, जो संगठन इस मुस्लिम गलीबल बच्चों को ट्रेनिंग दिलाता है, ओपनली उनके जुलूस निकलवाता है, उनको हथियारों की ट्रेनिंग देता है। बहुत सारे बच्चे जो इनसे एसोसिएटेड हैं वो आईसिस और अल-कायदा से लिंक्ड हुए और वहां उन्होंने ज्वाइन किया। जो संगठन जहां भी कम्युनल राइट होता है, चाहे वो बेंगलोर हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, मेरठ हो, कानपुर हो, आप जहां की भी बात करिए वहां इनका पाया जाना। आप देखिए कितनी हत्याएं साउथ इंडिया के 2-3 स्टेट्स में, खासकर केरला में, कितनी जो प्रिंसिपल थे मिस्टर जोसेफ, उनके हाथ काटना, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। और एक आतंकी गतिविधियां जिसकी संगठन की है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन्होंने इंटरनेशनल फंडिंग जो है, जो ऐसी ताकतें हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, जो भारत को ग्लोबल पावर नहीं बनना देना चाहती हैं, जो भारत में ये सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम इशू बनाए रखना। आप देखिए हिजाब की कंट्रोवर्सी इन्होंने खड़ी की। तो ये इस तरह की चीजें करते रहते हैं। ऐसी संगठन को बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत रिसर्च करके, बहुत इन्वेस्टिगेशन करके इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है
यहाँ कानून से सब कुछ चलता है। अगर आप कल इनका ऑर्डर निकाल देते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर कि इसको बैन कर दिया, तो उससे मसला हल नहीं होता, उसको अल्टीमेटली कोर्ट्स में, अदालतों में चैलेंज किया जाएगा और वो कोर्ट्स की स्क्रूटनी को विथस्टैंड करना चाहिए। इसी तरीके से जरूरी था कि पूरी इनके बारे में जानकारी पैदा करके, इकट्ठी करके देश और विदेश की एजेंसियों से, और उसके बाद इनके जितने भी कार्डर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाए, एसपी वैद साहब दफ्तरों को बंद किया जाए। जी चूंकि सर आप जम्मू कश्मीर जैसे एक संवेदनशील राज्य में एक लंबे समय तक पुलिस प्रमुख के तौर पे आपने जिम्मेदारी निभाई है, तो आपको एक बहुत गंभीरता से इस बात का जमीनी अनुभव है। किस प्रकार से इस प्रकार के जो संगठन हैं वो जमीन पे काम करते हैं? आपने बच्चों का जिक्र किया या युवाओं का जिक्र किया, ब्रेन वॉश करना, उनको गलत चीजों में, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त करना, मोडस ऑपरेंडी किस तरीके की होती है, और इनको फंडिंग को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहा है उसको लेकर आप कुछ साझा करना चाहेंगे? देखिए, इनकी जो इनके बारे में रिपोर्ट्स आई कि इनको फंडिंग जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं वहां से होती है, टर्की से होती है, चाइना से होती है, और इनका तरीका देखिए कितना बहुत एक ऐसा फ्रंट बनाया है जिसको नॉर्मली पकड़ना बहुत मुश्किल है कि जितने भी लोग इनके जिनसे ये इनका राब्ता है मिडिल ईस्ट में, उनके अकाउंट में ये 100 धर्म डालते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इसका 10% रखिए, बाकी आप PFI को इंडिया में दे दीजिए। इस तरह के करोड़ों रुपए इकट्ठे होते हैं। इसी तरह आप देखिए इनका सर्विलेंस विंग है, इनका स्टूडेंट विंग है जिसको कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया बोला जाता है, इनका लीगल विंग है, और इसमें सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें कोई अनपढ़ लोग नहीं है, इसमें वकील, डॉक्टर्स, सब पढ़े लिखे लोगों को संगठन बनाया गया। और इस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं कि लगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, लगे कि बिल्कुल कानून के दायरे में। जो इनका डॉक्यूमेंट पटना में जो जाहिर हुआ उसके मुताबिक किस तरह से इनको जो इनकी गतिविधियां किस तरह से वो ये मुस्लिम एक राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र बनाने का उनका 2047 तक का एक है कागज, वो भी कम से कम बाहर निकल के आया। आलोक बंसल जी सर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन के और सुरक्षा मामलों के जानकार। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी, आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती के तौर पर PFI और उसकी गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं, और ये अपने आप में दिखाता है किस तरीके से अभी जो कार्रवाई हो रही, कम से कम ये बहुत जरूरी है, और एक मुकम्मल कार्रवाई इस तरीके से, ताकि इस विचारधारा, इस प्रकार की देश विरोधी जो सोच है उस पर कार्रवाई हो सके। आलोक जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि PFI के जो गतिविधियां हैं वो काफी खतरनाक हैं, और जिस तरीके से बताया गया कि इन्होंने उन लीगल एक्टिविटीज के माध्यम से इलीगल एक्टिविटीज के लिए धन इकट्ठा करना शुरू किया है, और पहले भी कई ऐसी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जिसमें PFI का हाथ बताया गया है। और जिस तरीके से अभी हमले हुए, इस तरीके के सबूत निकल रहे हैं कि PFI की क्या क्या एजेंडा रहा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि रेडिकलाइजेशन के लिए PFI का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने काफी बड़ी संख्या में युवकों को रेडिकलाइज करने का काम किया है, और विशेषकर दक्षिण भारत में या जहां जहां इनके ऑफिसेज हैं और जहां पे जो भी रिसीव हुआ है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी, यानी जो युवक हैं उनकी जो असुरक्षा की भावना है उसको बढ़ाते हुए इन्होंने उनको रेडिकलाइज करने की पूरी चेष्टा की गई है। और उसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जगह जगह देश में जो जिस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं उसमें काफी हद तक PFI का योगदान रहा है, इसमें कि PFI का हाथ होने की बात कही गई है, पर उसके बावजूद PFI इस बात से इनकार करता रहा। और आलोक जी, आपकी आवाज बहुत बेहतरी से हम तक नहीं पहुंच रही, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे आपसे। वैद साहब, आपको लगता है कि किस तरीके से SDPI जैसी एक राजनीतिक विंग बनाकर और चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से इस लोकतांत्रिक देश की उस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो जाना जो एक तरीके से हम व्यवस्था में तय कर सके कि साहब कैसे अब काम होना है, ये सोच, और उसके साथ में 2047 तक का एक बड़ा एक विजन जिसका आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, आपको लगता है कि ये सोच ही अपने आप में देश विरोधी है, इस पे चोट बहुत जरूरी है? बिल्कुल, बहुत देश विरोधी है, और इनके डॉक्यूमेंट में ये बिल्कुल क्लियर है कि भारत के संविधान को यूज करके भारत के संविधान को सैबोटाज करना है। अंबेडकर जी के
संविधान की प्रक्रिया को इस्तेमाल करके इसको सैबोटाज करना है। और किस तरह से बच्चों को, जो मुस्लिम बच्चे हैं, उनको वीडियोस दिखाते हैं, उनको सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनको दिखाते हैं किस तरह से इसका इस्लामीकरण करना है और आरएसएस का, और वो एक मुखौटा बनाकर कि वो एक खतरा है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और इस तरह बच्चों को ये इस तरह से उनका ब्रेन वॉश करते हैं। और इसमें इनकी मदद बहुत सारी फॉरेन ताकतें करती हैं जो इनको धीरे मिलता है। और इनके आप देखिए जो STPI इन्होंने बनाया, पॉलिटिकल फ्रंट, किस तरह ये पॉलिटिकल पावर को भी कैप्चर करना चाहते हैं। और इनके लिए बैटरी ऑफ लायर्स, एक लायर विंग है इनका एक ट्रेनिंग विंग है, सर्विलेंस विंग है, इंटेलिजेंस विंग। आप इमेजिन करें कि किस तरह से इसको बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह एक टेररिस्ट आउटफिट पूरा जाल फैलाती है, उस तरह से इन्होंने एक संविधानी तरीके से भारत का कंट्रोल लेने की कोशिश की। बिल्कुल। आलोक जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि वर्चुअली सिमी के प्रतिबंध के बाद में PFI का ही तो उसका रूप ही माना जाता है, और इनके ऊपर एक तरीके से ट्रेनिंग कैंप चलाने का भी हमने देखा, कर्नाटक में ट्रेनिंग कैंप चलाने का भी आरोप लगा, और ऐसे तमाम गंभीर मामले आए। लेकिन अब जब एक कार्रवाई लगातार हम देख रहे हैं, आपको लगता है कि अब डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से ऐसे प्रूफ इकट्ठा करना और उसके बाद में गुनाहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाना थोड़ा सा आसान होगा, अगर जब एक प्रॉपर कार्रवाई अब जब शुरू हुई है तो? आलोक जी, उनकी आवाज की दिक्कत है, मैं तब तक बात करता हूं। जी, संभवतः आलोक जी की आवाज नहीं आ पा रही। वैद्य जी, आप इस पर रिस्पॉन्ड करें प्लीज। देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन एक टेररिस्ट आउटफिट है, उसका पॉलिटिकल विंग जो है जमाते इस्लामी, तो किस तरह से उसको वो बेल कराने में मदद करता है, पॉलिटिकल स्पेस लेने में मदद करता है, उनको पब्लिक सपोर्ट अरेंज करने में मदद करता है, पावर कैप्चर करने में मदद करता है। तो वो जमाते इस्लामी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की मदद करती है ताकि हम पावर में आ जाएं, चाहे वो PDP हो या दूसरी फोर्सेस हो। तो इस तरह का ये शिकंजा इन्होंने पूरे भारत में फैलाया। पहले ये स्टार्ट केरला से हुई, उस सदर्न स्टेट्स में कर्नाटक और तमिलनाडु में इन्होंने अपना पूरा नेटवर्क बनाया। लेकिन देखते देखते पिछले 8-10 सालों में ये पूरे भारत में दिल्ली तक पहुंच गई, और पूरा नॉर्थ इंडिया इन्होंने। तो इनका ऐसे संगठन को सिर्फ बैन नहीं करना चाहिए, इसको नस्ता नाबूद करना चाहिए, इसको डेसिमेट करना चाहिए, अदरवाइज भारत के लिए ये ठीक नहीं। और बहुत अच्छा मैं समझता हूं भारत के प्रधानमंत्री और ऑनरेबल होम मिनिस्टर दोनों की बहुत सूझबूझ के साथ पूरी डायरेक्शन के मुताबिक एजेंसियों ने पूरी रिसर्च करके, पूरी इनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करके इनके सारे ऑफिस सील किए, अकाउंट सील किए, और इनके सारे कार्डर्स को अरेस्ट किया। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि जो गुनहगार हैं, देश विरोधी सोच को रखते हैं, उनके खिलाफ कम से कम कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया SP बैद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। आलोक बंसल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में टीम ने गांधीनगर में स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की। इसके अलावा राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की गई है। बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। The state has 33 districts, or state's population is roughly 6 crores on the basis of 2011 census. एंड गुजरात राज्य में विधानसभा का कार्यालय 12 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है, और राज्य में 182 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में, जिसमें से 17 SC और 23 ST/SCs हैं, के लिए चुनाव होना ड्यू है। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त, मीन्स एब्सोल्युटली इंड्यूसमेंट फ्री तरीके से विधानसभा का आगामी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
और खबर सिनेमा जगत से जुड़ी हुई अपने समय की मशहूर फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी जानकारी साझा की। 60 और 70 के दशक में आशा पारेख ने अपने अभिनय से फिल्मी दुनिया में एक अलग छाप छोड़ी, अपनी अलग पहचान बनाई। उनके नृत्य की शैली को भी खास तौर पर लोकप्रियता मिली। आशा पारेख ने कम आयु में ही फिल्म अभिनय जगत में कदम रख दिया था। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे 60 और 70 के दशक की एक ऐसी अदाकारा जिसने अपनी अदायगी और नृत्य से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। वो अदाकारा जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर कलर सिनेमा पर अपना दबदबा कायम रखा। 2 अक्टूबर 1942 को जन्मी आशा पारेख ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार फिल्म माँ से की थी। साल 1959 में आई निर्देशक नासिर हुसैन की फिल्म दिल दे के देखो आशा पारेख के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और इसके बाद तो आशा पारेख ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, मेरे सनम और 2 बदन, ये तमाम फिल्में उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। उस दौर के सभी बड़े हीरोज के साथ आशा पारेख की जोड़ी बेहद सफल रही, चाहे शम्मी कपूर हो, देवानंद, धर्मेंद्र या फिर सुपरस्टार राजेश खन्ना। 1971 में आई फिल्म कटी पतंग के लिए आशा पारेख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आशा पारेख सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वहीं 1942 में उन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया। इस साल उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिससे नवाजा जाएगा आशा पारेख जी को। फिलहाल इस खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।